माया सुबह सुबह घर की साफ सफाई कर रही थी, तभी घर के दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। हे भगवान, कौन है सुबह सुबह? माया काम छोड़कर दरवाजा खोलने जाती है, जहाँ उसे एक लड़की शॉर्ट ड्रेस में नजर आती है, जो कोई और नहीं माया की बेटी ही थी। मेरी बच्ची रमा, तू अचानक? हाँ माँ, मैं आप सभी को सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन तेरे तो एग्जाम थे ना, फिर तो इतनी जल्दी कैसे आ गई? माँ, एग्जाम डेट चेंज हो गई थी, तो मैंने सोचा कुछ दिन घर पर रहकर आ जाऊँ। मुझे आप सबकी बहुत याद आ रही थी। दोनों माँ बेटी आपस में बात कर ही रही थी कि अचानक से एक बूढ़ी औरत की आवाज आती है। क्या बात है बहू, सुबह सुबह कैसे बातें करने लगी? घर में कोई काम नहीं बचा क्या? अरे मेरी पोती आई है। नमस्ते दादी माँ, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, लेकिन ये तूने क्या पहना हुआ है? इतने छोटे छोटे कपड़े? शहर में कपड़े नहीं मिलते हैं क्या पहनने के लिए? मैंने पहले ही कहा था लड़की को शहर मत भेजो। अब शहर जाकर ये बिल्कुल बिगड़ कर आ गई है। राम जाने गांव वाले कैसी नजर से देख रहे होंगे। दादी, आप कभी नहीं सुधरेंगी। जब देखो तब मेरे कपड़ों को लेकर पीछे पड़ जाती हैं। माँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, खाना लगा दो। रमा और दादी की बिल्कुल नहीं बनती थी, क्योंकि रमा पढ़ी लिखी नए जमाने की थी, तो वही उसकी दादी पुरानी सोच वाली औरत थी। लेकिन उसके बाद भी दादी अपनी पोती से बहुत प्यार करती थी। अगले दिन, अरे दादी, आप कब आई? चिंटू, कैसा है तू? मैं तो कल सुबह ही आई थी, लेकिन तुम मुझे घर में नहीं दिखे। कहाँ से आ रहे? मेरे दोस्त के घर में पार्टी थी, तो कल रात में वहीं रुका था। दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी उनकी नजर बूढ़ी दादी पर पड़ती है, जो सबसे छुप छुप कर हाथ में एक झोला लिए धीमे कदमों से बाहर जा रही थी। अरे चिंटू, ये दादी कहाँ जा रही है? पता नहीं, रोज इतने टाइम वो गायब हो जाती है, फिर बहुत देर बाद वापस आती है। अच्छा, ऐसा है क्या? आज दादी कहाँ जाती है इसका पता लगाएंगे। चल देखते हैं। लेकिन दादी ने हमें देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगी। मैं हूँ न छोटे, क्यों डर रहा है? चल मेरे साथ। रमा और चिंटू देखते हैं कि दादी बहुत खामोशी से घर के नीचे बने तहखाने में जा रही थी। कोई देख तो नहीं रहा ना? अगर किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। रमा और चिंटू धीमे कदमों से दादी का पीछा करते हैं, लेकिन नीचे उतरने के साथ ही दादी अचानक से गायब हो जाती है। अरे चिंटू, अचानक से दादी कहाँ गायब हो गई? पता नहीं, शायद उन्हें पता चल गया कि हम उनका पीछा कर रहे हैं। कोई बात नहीं, चल जल्दी चलते, खाना तैयार हो गया होगा। रमा और चिंटू वहाँ से चले जाते हैं। कुछ घंटे बाद दादी वहाँ से वापस लौट आती है। चिंटू और रमा दादी को शक की नजरों से देखने लगते हैं। क्या बात है बच्चों, तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कहाँ से आ रही हो दादी माँ? कहीं नहीं, बस पड़ोस की कमला से मिलने गई थी। वो मुंबई से आज ही आई है ना। लेकिन माँ जी, वो तो 2 दिन पहले ही वापस आई है, कल ही तो बताया था उसने मुझे। अरे मैं उस कमला की नहीं, पीछे मोहल्ले में रहने वाली कमला की बात कर रही हूँ। और तुम सब मुझसे इतने सवाल क्यों कर रहे हो? खाना लगाओ जल्दी। कुछ तो गड़बड़ है, पता करना पड़ेगा दादी अचानक कहाँ गायब हो गई थी। कहीं कोई अंडरग्राउंड खजाना तो नहीं छुपा रही है। रमा रोज दादी पर नजर रखने लगती है। दादी हर दिन दोपहर के समय घर से एक झोला लेकर निकलती और फिर घंटों बाद घर वापस आती। एक दिन जब दादी हर बार की तरह इस बार भी छुपकर बाहर जा रही थी, तभी रमा उनका पीछा करने लगती है, जहाँ उसे तहखाने का एक बहुत भारी लोहे का दरवाजा नजर आता है, जिस पर एक बड़ा जंग लगा ताला लटका रहता है। अच्छा, तो यहाँ आई है दादी। शायद यहीं छुपा है उनका अंडरग्राउंड खजाना, पता लगाना होगा। अगले दिन अचानक माया रमा से कहती है, रमा, कभी तुमने दादी को उस तहखाने के अंदर जाते देखा है क्या? नहीं मम्मी, लेकिन मैंने सुना है कि जब वो अंदर होती है तो अंदर से कुछ खटर पटर की आवाजें आती हैं, जैसे कोई कुछ छिपा रहा हो। जरूर कोई पुश्तैनी खजाना है, वरना इस पुराने तहखाने में क्यों जाना, वो भी सबसे छुप कर। मैं भी दादी का 2 दिन से पीछा कर रही हूँ और मुझे लगता है उन्होंने जरूर वहाँ कुछ छुपा कर रखा है। अब तो पता लगाना पड़ेगा। एक दिन दादी का जन्मदिन था। घर में मेहमान थे और दादी थोड़ा व्यस्त थी। माया ने देखा कि दादी अपनी चाबियों का गुच्छा मेज पर भूल गई हैं, लेकिन उसमें तहखाने वाली बड़ी चाबी नहीं थी। दादी जी, आपकी वो बड़ी वाली चाबी कहाँ है? तहखाने वाली वो चाबी, वो तो हमेशा मेरे पास ही रहती है। अब उस चाबी को चुराना पड़ेगा। रात को सब सो गए, लेकिन माया और रमा नहीं सो पाए। उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली। रमा को दादी के तकिए के नीचे से एक पुरानी डायरी मिली। उसमें कुछ अजीब से कोड लिखे थे। मम्मी, ये क्या है? आम का पेड़, नीम की छांव, 3 कदम, चौथा गांव। ये कोई पहेली है रमा, लगता है खजाने तक पहुँचने का रास्ता इसी में छुपा है। अगले दिन सुबह दादी मंदिर जाने की तैयारी कर रही थी। जैसे ही वो घर से निकली, माया और रमा ने डायरी की पहेली सुलझाना शुरू किया। आम का पेड़, हमारे बगीचे में एक पुराना आम का पेड़ है। वो दोनों बगीचे में गए। नीम की छांव, आम के पेड़ के पास एक ही नीम का पेड़ था, उसके नीचे 3 कदम। रमा ने उस जगह से 3 कदम गिने। वहाँ एक छोटी सी ईंट थोड़ी उठी हुई थी। जैसे ही माया ने ईंट हटाई, उसके नीचे एक छोटी पुरानी लकड़ी की डिब्बी थी। डिब्बी के अंदर से एक लोहे की भारी चाबी निकली, ठीक वैसे ही जैसे तहखाने के दरवाजे पर लगी थी। ये वैसी चाबी है जैसी माँ जी के पास रहती है। लगता है माँ जी ने बहुत बड़ा खजाना यहाँ छुपाया हुआ है।
देखा माँ, दादी ने आपकी नाक के नीचे कितना बड़ा काम कर रखा है और आपको भनक भी नहीं लगने दी। कोई बात नहीं, अब माँ जी मुझसे ये खजाना और नहीं छुपा सकती। चलो जल्दी। दोनों तेजी से तहखाने की ओर भागे। माया ने कांपते हाथों से चाबी लगाई और लोहे का भारी दरवाजा खोला। अंदर एक गहरी सौंधी खुशबू ने उनका स्वागत किया। ये कैसी खुशबू है? मैंने भी पहली बार इतनी अच्छी खुशबू सूंघी है। जरूर ये कोई बड़ा खजाना है। जल्दी से यहाँ की लाइट जलाओ रमा, मुझे खजाना देखे बिना चैन नहीं आ रहा है। ठीक है माँ। रमा जल्दी से पास के लाइट के बटन को दबाती है और रोशनी करने पर वो देखती है वहाँ न हीरे थे न सोने के सिक्के, बल्कि बड़े बड़े मर्तबान और मिट्टी के बर्तन सजे हुए थे। सिर्फ अचार और मुरब्बे, भला ये कैसा खजाना है? तभी सीढ़ियों से दादी की आवाज आई। मिल गया मेरा अंडरग्राउंड खजाना। सोचा था तुम दोनों कभी ढूंढ ही नहीं पाओगे। माँ जी आप? दादी हम तो बस ऐसे ही। तुम्हें क्या लगा कि मैंने यहाँ पर हीरे जवाहरात छुपा रखे हैं? मूर्ख कहीं की। दादी अब ऐसे भी मत हंसो। भला अचार कौन छुपा कर रखता है माँ जी? ये सिर्फ अचार नहीं है माया, ये मेरी माँ और उनके माँ के हाथ की रेसिपी है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। कुछ तो 50 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। इन्हें धूप की नहीं, इसी तहखाने की ठंडक और अंधेरे की जरूरत होती है ताकि इनका स्वाद और भी निखर जाए। वाह दादी, इसकी खुशबू तो किसी खजाने से भी कीमती है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। अरे पगली, असली खजाना तो यही है, हमारे घर का स्वाद, हमारी परंपराएं और ये प्यार जो इन्हें बनाने में लगता है। और हाँ, वो चाबी मैंने जानबूझकर वहाँ छिपाई थी। मुझे पता था कि तुम दोनों उसे ढूंढ निकालोगे, क्योंकि सच्चा खजाना वही ढूंढ पाता है जो उसकी परवाह करता है। दादी मैं तो आपको खड़ूस और गुस्से वाली समझती थी, लेकिन आप तो बहुत प्यारी और समझदार हो। जब मेरे पास इतना अच्छा परिवार है तो मुझे खड़ूस और गुस्सा करने की भला क्या जरूरत? दादी कल मैं वापस अपने कॉलेज जा रही हूँ, आप मुझे भी थोड़ा अचार देना और मैं अपने कॉलेज में सबको अपनी दादी के इस अंडरग्राउंड खजाने वाले अचार का स्वाद चखाऊंगी। ठीक है बेटी, ले जाना जितना मन करे। माँ जी क्या आप मुझे भी ऐसा स्वादिष्ट अचार बनाना सिखाएंगी? हाँ हाँ क्यों नहीं। उस दिन माया को समझ आया कि दादी का खजाना सिर्फ अचार नहीं था, बल्कि वो सदियों पुरानी विरासत थी जिसे दादी ने बड़े जतन से छिपा कर रखा था। और उस खजाने को ढूंढने का रोमांच ही असली मजा था। मोहन और मोहित दो भाई हैं। मोहन बचपन से ही चालाक है और मोहित बचपन से ही अकलकान था। इसीलिए उन दोनों के पिता हरिहर हमेशा चिंता में ही रहते थे, खासकर अपने छोटे बेटे को लेकर। मोहित मोहन से 2 साल छोटा था। मोहन जब 20 साल का हुआ तब हरिहर ने रुक्मणी नाम की एक लड़की से उसकी शादी करवा दी। ये देखकर मोहित भी अपने पिता के पास जाकर जिद करने लगा। पिताजी मुझे भी शादी करनी है, आपने भैया की शादी करवा दी, मेरी भी करवा दीजिए ना। बेटा अब तुमसे कौन शादी करेगा? एक काम तो ठीक से नहीं कर पाता। मेरे जाने के बाद क्या खाएगा तू और बीवी को क्या खिलाएगा? वो मैं संभाल लूंगा, आप शादी करवा दीजिए ना। हरिहर 1 मिनट के लिए राजी भी हो गया, लेकिन मोहित ने ये होने नहीं दिया। उसने कहा, पिताजी आपके बाद इस अकल के अंधे को मुझे ही संभालना होगा। इसे खिलाने पिलाने में मेरे पैसे खर्च होंगे, लेकिन मैं इसकी बीवी को नहीं पाल सकता। लंगर नहीं खोल रखा है मैंने। हे भगवान, मैं क्या करूं? अपने छोटे बेटे को मरने के लिए छोड़ दूं क्या? कुछ तरकीब तो सोचनी ही होगी। हरिहर ने मोहित के लिए एक नया घर बनाने का सोचा। मोहित ने कहा, मैं ज्यादा जगह नहीं छोड़ सकता। घर के पीछे बगीचे में बनाइए नया घर। अब वहाँ? लेकिन वहाँ तो कुआं है बेटा। फालतू का कुआं कब से बंद होकर पड़ा है, उसे तोड़कर उसके ऊपर ही घर बनाइए। मैं और जगह नहीं दे सकता। कुछ दिन बाद मेरे बच्चे होंगे, उनके लिए जगह तो चाहिए ना। हरिहर ने बहस नहीं की। हरिहर के पिता जमींदार के घर पर हिसाब किताब लिखने का काम करते थे और उसके बाद से हरिहर के पिता ने इस कुएं को भी बंद कर दिया। तब से ये कुआं ऐसे ही पड़ा हुआ है, उधर कोई जाता भी नहीं है। मोहन ने अपने सगे भाई को सिर्फ उतनी ही जगह दी। हरिहर ने कुआं तोड़कर उस जगह पर एक घर बना दिया। वो घर कम और झोपड़ी ज्यादा थी। उस झोपड़ी में हरिहर मोहित को लेकर रहने लगा। रुक्मणी ने एक वक्त का खाना देना भी बंद कर दिया। हरिहर ने बड़े दुख के साथ मोहित से कहा, अब मोहित बेटा, मुझे लगता है बहुत जल्दी मेरा बुलावा आ जाएगा। तुझे अकेले ही रहना होगा। नहीं पिताजी, ऐसा मत बोलिए ना, आपके बिना मैं कैसे जिंदा रहूंगा? कैसे भी करके रहना पड़ेगा बेटा। मोहन से मेरा भरोसा उठ गया है, अब सब कुछ भगवान भरोसे है। और उसी रात जब हरिहर सोया हुआ था, एक सांप ने उसे काट लिया और नींद में ही हरिहर चल बसा। सुबह मोहित ने ये देखा और रोने लगा। पिताजी ये क्या हो गया? घर के अंदर सांप कहाँ से घुस आया? पिताजी नहीं। हरिहर का अंतिम संस्कार किया गया।
उसके बाद रुक्मणी ने मोहन से कहा, सुनो, अभी भी वक्त है, 4 लोगों को बुलाकर बंटवारा करवा लो। बाद में तुम्हारा भाई ज्यादा हिस्सा मांगने लगेगा तो क्या होगा? हाँ तुमने सही कहा, मैं आज ही इंतजाम करता हूँ। मोहन गांव के लोगों को बुला लाया और बंटवारा कर डाला। तभी सुन लो, पिताजी ने वो नया घर मोहित को दिया है और ये पुराना घर मुझे दे दिया है। लेकिन भैया मोहित जो है जिंदगी भर उस छोटी सी झोपड़ी में कैसे रहेगा भाई? क्यों नहीं रह पाएगा? उसकी तो शादी भी नहीं होगी। एक आदमी के लिए वो झोपड़ी काफी है। मोहित को इन सब चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ता था। वो अभी भी अपने पिता के शोक में डूबा था। सबके सामने बंटवारा हो गया और मोहन खुशी खुशी अपनी बीवी को लेकर रहने लगा। दोनों ने मोहित से हाल पूछना भी बंद कर दिया। रुक्मणी हर रोज अच्छा अच्छा पकवान बनाती और मोहित झोपड़ी में बैठकर सूखे साग उबाल कर खाता। मोहित हर रोज तालाब के पास साग लेने जाने लगा और एक दिन दोपहर को उसने एक लड़की को तालाब में कपड़े साफ करते हुए देखा। उस लड़की का नाम मालती था। मालती गांव की ही लड़की थी। वो अनाथ थी और लोगों के घर पर काम करती थी। मालती ने भी मोहित को देखा। तुम हर रोज यहाँ साग लेने आते हो क्या? हाँ, और तुम? मैं कभी कभी आती हूँ कपड़े धोने, लेकिन अब से रोज आऊंगी। मोहित बुद्धू था लेकिन प्यार का इशारा समझ गया। दोनों हर रोज मिलने लगे और दोनों में प्यार बढ़ने लगा। मोहित ने मालती से कहा, मालती तुम मुझसे शादी कर ले। अच्छा, बहुत शौक है शादी का। शादी के बाद मुझे रखोगे कहाँ? उस झोपड़ी में? और खिलाओगे क्या? सूखे साग? क्यों, तुम मेरे साथ सूखा साग नहीं खा सकती? खा सकती हूँ, लेकिन सच बताऊँ तो इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। कुछ करो मोहित, काम धंधा ढूंढो, फिर हम दोनों शादी करेंगे और कहीं दूर चले जाएंगे। मोहित काम ढूंढने लगा, लेकिन गांव में सभी को पता था कि मोहित से कोई काम होता नहीं है, इसीलिए किसी ने भी मोहित को काम नहीं दिया। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। मोहित की झोपड़ी के अंदर कभी कभी सांप घुस आता था। मोहित खिड़की बंद करके सोता, तब भी सांप आ जाता था। इस बात से भी मोहित बड़ा परेशान था। ये सांप कहाँ से आ रहा है? ऐसे घर में मैं मालती को कैसे रखूंगा जहाँ हर रात सांप घुस आता है? लानत है मुझ पे, कोई काम भी नहीं मिल रहा है। देर रात हो गई थी। तभी मोहित ने देखा कि एक सांप घर के कोने में बैठ गया। मोहित ने एक लाठी से सांप को हिलाया और वो सांप डरकर खटिया के नीचे चला गया और एक गड्ढे से जमीन के अंदर चला गया। ये सांप तो जमीन के अंदर चला गया। ये जमीन नीचे से खोखली है क्या? ओह हाँ, यहाँ तो कुआं था। जरा देखो तो, इस सांप को यहाँ से बाहर निकालना ही होगा। मोहित ने उस गड्ढे के अंदर झांका और उसे कुछ चमकीली चीज दिखी। मोहित ने लाठी घुसाई और लाठी में अटक कर जो चीज बाहर आई उसे देखकर मोहित के होश उड़ गए। अरे सोने का हार, ये तो कमाल हो गया। सोना मिला है मुझे। मोहित ने तुरंत खोदना शुरू किया। अंदर से वो सांप निकलकर झोपड़ी के बाहर भाग गया और मोहित को ढेर सारा सोना मिला। सोने से कुआं भरा हुआ था। वो सोना मोहित के हाथ में आ गया। जो हिस्सा मोहन ने मोहित को दिया था, उसी हिस्से में करोड़ों का सोना था। मोहित करोड़पति हो गया और मोहन बस देखता रहा। उसने पूरे गांव को बुलाकर बंटवारा किया था, इसीलिए वो उस सोने पर हक नहीं जमा पाया। उसके खुद के बिछाए हुए जाल में ही वो फंस गया। मोहित ने गांव में अस्पताल बनवाया, स्कूल बनवाया और खुद के लिए एक बड़ा सा महल बनवाया और फिर उसने मालती से शादी की। गांव में मोहित हीरो बन गया और मोहन पर सब लोग थूकने लगे। इसी तरह मालती और बुद्धू मोहित खुशी खुशी जीवन बिताने लगे।